देखिए, आज हम सेकंड मॉक पेपर डिस्कस करेंगे। बस पेपर में याद रखने वाली बात, आपको कितना भी आता हो, क्वेश्चन कितनी भी बार आपने प्रैक्टिस कर रखी हो, लेकिन उत्तर देने से पहले पर्सन को पूरा पढ़ करके उत्तर दो। कई बार एग्जाम के लिए क्या करता है, उसको थोड़ा ट्रिकी बना देता है कि आपने जिस बात को बार बार पढ़ा है उस बात को थोड़ा सा चेंज करता है। जैसे मैं आपको बताऊं, सेक्शन 76 आईपीसी में एक एग्जाम्पल है कि एक सैनिक अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश पर, समादेश पर भीड़ पर गोली चलाता है, जिनमें से एक व्यक्ति मारा जाता है। सैनिक ने क्या अपराध किया? राइट। तो उसमें एक्सेप्शन में आ रहा है इसका मामला, इसलिए उसने कोई अपराध नहीं किया। एग्जामिनर ने क्या किया, भीड़ के आगे शांत वर्ड लगा दिया। आगे बात समझ। अब शांत भीड़ हो गई और उस पे गोली चलाने का मतलब जो आपकी ड्यूटी है उससे बियॉन्ड जाकर के आपने किसी की मृत्यु कारित कर दी। तो आपने क्या किया, सेक्शन 300 के अपवाद थर्ड 3 में क्या किया है, आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं का। आगे बात समझ। तो इसलिए हम किसी चीज को बार बार पढ़ रहे हैं ना, और एग्जामिनर इस चीज को नोटिस करता है कि यार ये चीजें बार बार तो इसलिए जो भी उत्तर दो उससे पहले एक चीज ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, चाहे आपको कितना ही आता हो। भाई कितना ही आता हो। फिर दूसरी चीज पूरा पढ़ने का रीजन क्या है कि जब आप पेपर पढ़ते हो तो पेपर का एक ऑप्शन ये कहता है कि भाई इस पर्सन के एक से अधिक आंसर हो सकते, आपको बेस्ट आंसर देना। जैसे हम, जब मैं तैयारी कर रहा था तो हम एक एमपी की सिविल जज का पेपर देने गए। उस एमपी के सिविल जज के क्वेश्चन था कि संविदा में प्रतिफल की आवश्यकता नहीं है। पहला, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नैसर्गिक प्रेम और स्नेह। पहला, नैसर्गिक प्रेम और स्नेह। दूसरा, टाइम बार्ड डेबिट्स को चुकाने का वचन, काल वर्धित ऋण के भुगतान का वचन। तीसरा ऑप्शन था ए एंड बी बोथ, और चौथा था एजेंस। क्या उत्तर होता? अब देखो, सबने इसका उत्तर 3 करके आए थे, मैं इसका उत्तर 4 करके आया था। रोटोरियन में बहस करना शुरू कर दिया, नहीं ये होता है। क्यों? समझो, बेस्ट आंसर कैसे छांटते हैं वो बता रहा हूं मैं। केवल नैसर्गिक प्रेम और स्नेह में किया गया संविदा में प्रतिफल की आवश्यकता कब नहीं होती, जब वह
रजिस्टर्ड कंडीशन अप्लाई होती है नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाली संविदा नहीं होगी। कौन सी? जो लिखित और रजिस्टर्ड हो, पहली शर्त। तो यहां शर्त अप्लाई हो रही है। काल विदित दंड में, ऋण में, इसका भी वचन कैसा होना चाहिए? लिखित और हस्ताक्षरित। और एजेंसी के लिए कोई कंडीशन थी? कोई कंडीशन नहीं है। तो बेस्ट आंसर कौन सा होगा? आगे बात समझ। तो इसलिए पूरा क्वेश्चन क्यों पढ़ना जरूरी है? अब क्वेश्चन आपको आता है और आने के बाद अगर आप गलती कर रहे हो तो ध्यान रखना उस क्वेश्चन से कभी फेल नहीं होगे जो आपको नहीं आता है। फेल कब होते हैं? जब हमारे को आता है। और एक चीज और मैं बता दूं, आते हुए गलत होते हैं ना, और नहीं आने वाले का कभी तुक्का लगता ही नहीं है। मेरा पर्सनल अनुभव है कि हमारे को जो आते हैं अगर वो गलत हो गए तो ये सोचें कि यार दो चार पांच जो नहीं आते हैं उनमें तुक्का लग जाएगा। 99% नहीं लगता। मैं जो एएमपी का पेपर देने गया इसमें मैंने क्वेश्चन किए 89 फर्स्ट राउंड में। कितने? 89। 89 ये क्वेश्चन मेरे को आते थे। ठीक। फिर उसके बाद में मैंने 11 क्वेश्चनों में तुक्के मारे क्योंकि वहां जीके वगैरह बहुत कुछ आता था। तो 11 क्वेश्चनों में मैंने तुक्के मारे। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन केवल 89 नंबर ही थे। 11 में एक तुक्का नहीं लगा। और कट ऑफ कितनी गई? 87। अगर मैं फेल होता उन 11 की वजह से नहीं होता। अगर मैं यहां 3 क्वेश्चन गलत कर देता जो मेरे को आते हैं तो फेल इनकी वजह से। आगे बात समझ में। तो ध्यान रखना तुक्का नहीं लगता। इनके भरोसे तो चले ही मत जाना कि भाई नेगेटिव मार्किंग है ना हमारा, तो एक आधे में तो तुक्का लगेगा। तो ये मान के चलो कि अगर लगता है तो आप भाग्यशाली हो। है। तो मैं यही बता रहा हूं कि जो नहीं आते उनमें तुक्के लगने की संभावना बहुत कम है। ठीक है। बस करना क्या है? जो हमारे को आता है उसको बचा। सबसे पहली चीज आप समझना क्या। देखो अभी पेपर का टाइम है तो जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है? पहली चीज कि हमारे ऊपर दबाव है। पहला दबाव प्रीतो हो कम से कम। पहला दबाव तो क्या है? प्रीतो हो। तो कहने का मतलब हमारे ऊपर पास होने के लिए जा रहे हैं। अगर फेल होने के लिए जा रहे होते तो। आपको एक चीज मैं बताऊं, मैं एपीपी था और एपीपी के रहते हुए मेरा जेएलओ का इंटरव्यू हो गया। कुछ मैं जेलों में पास हो गया तो जेलों का इंटरव्यू था मेरा। तो जब मेरी नौकरी लगी हुई है तो मैं तनाव में रहूंगा क्या? मैं पेपर सुबह उठा और इंटरव्यू देने के लिए यहीं से बस पकड़ी, चला गया। और ड्रेस भी मैंने अजमेर में जाके चेंज की। फिर अब इंटरव्यू देने जा रहा था तो मेरे से पहले 3 कैंडिडेटों का और था। अब उनके इंटरव्यू तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, मैं उनसे आराम से बातें चीतें कर रहा था। लास्ट मेरा था। उसके बाद में जब वो चला गया तो मेरे दिमाग में ये आया, यार अशोक इंटरव्यू देगा और फिर फेल हो गया तो मजा नहीं आएगा। लोग क्या कहेंगे कि एक जेलो पास नहीं हुआ तेरे से। आप ये मानो कि डर लगना शुरू हो गया।
नहीं, वो 15-20 मिनट जो वो मेरे से पहले इंटरव्यू देने गया, वो तो मेरे से पहले सज्जन का इंटरव्यू था, भी अजमेर में लगा हुआ है वो, उसका इंटरव्यू था। तो वो 15 मिनट पहले तक तो मैं बातें चीतें करता रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो 15 मिनट मेरे को ऐसे लगा कि यार फेल तो नहीं होना, कम से कम जेलो पास तो करना, ज्वाइन नहीं करेंगे वो बात अलग है, लेकिन बनना तो है। इस स्टेज पर आकर के बेवकूफी करके, तो जैसे ही मैंने ये सोचा कि अपने को क्या करना है, सिलेक्शन लेना है, वैसे ही डर लगना शुरू हो गया। तो नेचुरलिटी बात है कि जब आप पेपर देने जाओगे तो डर लगेगा। ठीक। सबसे बड़ी चीज होती है स्ट्रेस मैनेजमेंट। मैं ये नहीं कहूंगा कि डर नहीं लगेगा, स्ट्रेस नहीं ले, क्योंकि अगर मैं भी जाता हूं ना, पेपर जब होता है तो वो सारा स्ट्रेस मेरे ऊपर भी आता है। तो मैं तो ये कैसे कह दूं, भाई जो नहीं देते उनको तो डर बिल्कुल भी नहीं लगता, और वो तो कह सकते हैं कि कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो देता है ना, उसको पता है कि जिस दिन पेपर देने जा रहे हो आप, उस दिन आपके साथ एक स्ट्रेस भी जाता है। और स्ट्रेस का मतलब होता है कि आपकी ताकत आधी हो गई, और स्ट्रेस को आपको खत्म नहीं करना, ना ये खत्म होगा। केवल स्ट्रेस को मैनेजमेंट करना होता है। स्ट्रेस को क्या करना होता है, मैनेजमेंट करना होगा, कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे। ठीक। तो सबसे पहले कि आपको अपने आप पे भरोसा करना है, किसी और पे नहीं। घर से चल रहे हो, ये सोच के चलना है कि आज मेरा साथ मैं ही दूंगा और कोई नहीं देगा। अगर आपको आप पे भरोसा नहीं है क्योंकि यार मेरा कहाँ, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप ये मान के चलोगे कि हाँ मैंने इतनी मेहनत की है, और जो भी मेहनत की है भगवान मेरे साथ है, मैं जा रहा हूँ, तो घर से निकलोगे। फिर देखो स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है, कब बढ़ता है, फिर आप घर से बाहर निकले, सेंटर पहुंचे। सेंटर क्या, रास्ते में से गुजरोगे, बैग उठा के लोग दिखेंगे हर गली मोहल्ले के अंदर घूमते हुए, कोई बैरट ले रखा, और क्या पढ़ लिया। ठीक, लास्ट तक। तो फिर आपका मन करेगा कि यार इतनी भीड़ है, मेरा नंबर कहाँ से आएगा। बस इतना ध्यान रखना कि इस सारे स्ट्रेस में अपने ऊपर से विश्वास मत खो। आधी लड़ाई तो आपकी अपने आप से होती है एग्जाम। आपकी बहुत अच्छी तैयारी होने के बाद अगर आपने अपने आप को नहीं जीता, तो आप फेल हो जाओगे। ठीक। फिर उसके बाद आप चले गए कहाँ पर, सेंटर पे। सेंटर पे फिर वही भीड़, वही पुराने नए चेहरे। आ गए पेपर देना, हाँ आ गए। फिर एक आधा आइटम ऐसा होता है जो ऐसा कोई क्वेश्चन लेकर के आएगा जो किसी को नहीं आता। ऐसे बंदों को इग्नोर करना, और पूछ ले तो कह देना यार मेरे को नहीं आता, तू बता जा। नहीं, क्योंकि उनका काम क्या होता है, माइंड को खराब करके। भाई एग्जाम से पहले वो काम तो हो नहीं सकते। नहीं, तो इनको भी नहीं पढ़ने दो। नहीं, ठीक है भाई। फिर उसके बाद में क्या होता है कि वो कुछ देर तो आपको बाहर खड़ा कर देते हैं कि अभी गेट खुलेगा। चलो उस वक्त तो लोगों से बातचीत होती है, लेकिन फिर आप भीड़ भाड़ देखते हो, यार मेरा नंबर कहाँ आएगा, इतनी भीड़ है, एक सेंटर पे इतनी है, बाकी राजस्थान में क्या होगा। देखो इस सब का एक इलाज क्या, अपने आप पे भरोसा करना। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, अपने आप पे कॉन्फिडेंस कि भाई मैंने जितना पढ़ा है मैं मेरा करूंगा, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, आप कहाँ चले गए, एग्जाम हॉल। एग्जाम हॉल में आप इधर उधर देखोगे, बोलो ए,
15-20 मिनट वो बिठा देंगे, 15-20 मिनट में पता नहीं क्या आएगा, क्या है क्या नहीं है। फिर वो पेपर दे जाएगा कि घंटी लगेगी तब खोलना। फिर अपन यूं, और उसमें, और जब ऊपर करके देखते हैं ना, तो मेरा पर्सनल अनुभव है कि वो क्वेश्चन नहीं आता। फिर ज्यादा और दिमाग खराब होता है, यार पहला क्वेश्चन देखा है वो भी नहीं आता। नहीं, जैसे बता रहा था ना, मैं एक बार जोधपुर पेपर देने गया, तो जोधपुर में मैंने जैसे पेपर खोला, शुरू के 1-2 क्वेश्चन देखे नहीं आते। फिर मैं कहा चलो पीछे से करते हैं, पीछे देखा इंग्लिश है। भाई ये तो आज तो गलत फंस गए। नहीं, फिर वन से शुरू करो। चलो फिर आ जाते हैं सब, ठीक है ना। उसमें मेरे 84 या 87 नंबर थे। नहीं तो इसलिए वो कोई नहीं है, मैं भी घबराया गया था कि मैं क्या यार, शुरू वाले भी नहीं आ रहे, पीछे वाले भी नहीं आ रहे। फिर उसके बाद में पेपर कैसा भी हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको जो आता है उन क्वेश्चनों को बेस्ट करो, जो नहीं आता है उनको जो आपके हिसाब से क्वेश्चन का उत्तर बने वो करो। लेकिन सबसे बड़ी चीज, क्वेश्चन को पूरा पढ़ोगे, माइनस ये जो नीचे वाला सेंटेंस। आप ये देखो कि कई बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट है, सब कुछ आता है, लेकिन एग्जाम फोबिया ऐसा होता है कि वो वहां जाकर के नर्वस हो जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। जब हम पढ़ते थे तो यहाँ हॉस्टल में एक सीनियर भाई साहब थे, सुपर इंटेलिजेंट, उनके हर चीज टिप्स पे थी। नहीं, और जब पेपर देने जाते थे और आते थे, तो रिजल्ट में पीछे की तरफ से दिखाई देते थे। बाद में पता चला कि नहीं, एग्जाम फोबिया है। भाई सब कुछ आने के बाद भी एग्जाम का डर इतना बैठ जाता है कि कुछ नहीं। बस इतना ध्यान रखना कि मैं मेरा बेस्ट करूंगा, और फेल से ज्यादा कोई कुछ कर नहीं सकता। नहीं, तो मैं यही तो कह रहा हूं कि उससे ज्यादा कुछ कहीं कर नहीं सकता। बस, और अपने आप पे भरोसा रखना, ये सबसे बड़ी चीज। किसमें? आपके एग्जाम। तो एग्जाम का पेपर जब आपको मिले, तो पेपर को पलट पुलट करके देखने की जरूरत नहीं, घना टाइम मिलता है, आराम से खोलो और 1 नंबर से स्टार्ट करो, जो जो आते हैं टिक करते जाओ। जहां कहीं आपको कोई बार क्या होता है, काउंटिंग करनी होती है, उन क्वेश्चनों को आप गोला कर दो। भाई मेरे को जैसे मान लो 10 क्वेश्चन पहले किए, पहला आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है, पांचवें में मेरे को थोड़ा दिमाग लगाना है ना, तो उसको छोड़ दो, है ना। ये नहीं कि वहीं रुक गए, वहीं रुक गए तो फिर टाइम मैनेजमेंट खराब होगा। फिर आप अपने जितने भी क्वेश्चन आते हैं 100 तक के, वो कर दो। अब मान लो बच कितने गए, कोई 10-15 क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरे 11 क्वेश्चन बच गए, फिर उनको कर लो। फिर नेगेटिव मार्किंग है, तुक्के तो मारने हैं ही। तो नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो जो तुक्के मारने हैं फिर उनको कर लो। और एक बार कर दिया वो फाइनल है। फिर कॉपी को बार बार मत उठा के चेक करना, क्योंकि दोबारा ज्ञान लगाओगे तो 100% गलत होगा। दोबारा चेक करोगे तो फिर वो कि नहीं यार, ये सेक्शन रेज्यूडी के भी गलत कराते हैं, नहीं यार 11 में तो नहीं, ये कुछ गलत पूछ रहा है, 12 में होना चाहिए। नहीं, पेपर को एक बार ही करना, बार बार मत करना। और क्वेश्चन को और ऑप्शन को पूरा पढ़ करके उत्तर देना। और पहले डिसाइड कर लेना कि क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में पूछा है या पॉजिटिव फॉर्म है, और नहीं है में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन गलत होते। तो इतना ध्यान रखना, आपने तैयारी की है तो फेल किससे? आते हुए क्वेश्चनों से ही होगे, नहीं आने वाले क्वेश्चनों से कभी फेल नहीं होता। आप ये मानो नहीं आते हैं ना, आपने तैयारी की है और उन्होंने भी वही तैयारी की है, उनको भी नहीं आते। लेकिन वो
जो आते हैं वो कर दिए, और आपने जो आते थे उनको गलत कर दिए, तो बाहर होगे कि नहीं होगे? तो देखो, इसका आज का पेपर जो डिस्कशन है, मॉक सेकंड, उसका पहला क्वेश्चन ये कि भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से। भाई, 2 में तो क्या दे रखी है? नागरिकता। 3 में मौलिक अधिकार। 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व। और 5 में क्या? स्टेट। वो 4 ए है, मूल करता है। नहीं? तो इसका ऑप्शन हो गया 2, है ना? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 साल। और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25। और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कोई एज लिमिट नहीं। उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कोई एज लिमिट नहीं। तो दूसरे का उत्तर होगा सी, 35 वर्ष। किस संवैधानिक संशोधन से भारत के मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी? 61, है ना? ये राजीव गांधी के समय में हुआ था, जिसमें 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी। भारतीय दंड संहिता में हत्या के प्रयत्न का दंड संबंधित है। 300 में हत्या की परिभाषा दे रखी है, 2 में दंड दे रखा है, 304 में आपराधिक मानववध है, और 307 में हत्या का प्रयत्न है। ऑप्शन 4। भारतीय दंड संहिता के तहत दुष्प्रेरण क्या है? एक अपराध करना, अपराध को करने के लिए उकसाना, षड्यंत्र या जानबूझकर सहायता करना, एक अपराध का शिकार होना, या पुलिस को अपराध की सूचना देना। ऑप्शन 2। ऑप्शन नंबर 2। आईपीसी की कौन सी धारा स्वेच्छा उपपत्ति पहुंचाने को अपराध से संबंधित है? देखो, 319 में उपपत्ति दे रखी है, 20 में, 21 में स्वेच्छा दे रखी है। तो उत्तर क्या होगा? 321। फिर क्वेश्चन नंबर 7। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा संज्ञेय मामलों में अन्वेषण करने को पुलिस अधिकारी को शक्ति देती? देखो, 154 में एफआईआर का प्रावधान है। 156 फर्स्ट में ले रखा है कि पुलिस स्टेट की आज्ञा के बिना इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। 157 में इन्वेस्टिगेशन का तरीका बता रखा है। और 160 के अंतर्गत नोटिस दे रखा है। तो उत्तर होगा बी, 2 नंबर, 156। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत न्यायिक संस्वीकृति का उद्देश्य क्या है? एक पुलिस अधिकारी द्वारा किए गए कथन को दर्ज करना। ये कहां दे रखा है? 161। ठीक। एक मजिस्ट्रेट के सामने किए गए कथन को दर्ज करना, एक गवाह द्वारा किए गए कथन को दर्ज करना, निजी तौर पर बयान को दर्ज करना। तो कौन सा होगा? मजिस्ट्रेट के समक्ष, है ना? तो इसका उत्तर होगा 2। सीआरपीसी की कौन सी धारा पुलिस द्वारा तलाशी की प्रक्रिया बताती है? सेक्शन 100 में, 100 के अंतर्गत। 91 में नोटिस दिया जाता है। 100 में तलाशी की प्रक्रिया दे रखी है। 102 के अंतर्गत सस्पेक्टेड। और 104 में 103 में है, वो तो जब्ती के साथ में वहां उपस्थित होने का, इसी की प्रोसेस बता रखी है कि इसी के तहत होगा। फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा एक ही समयवार का भाग बनने वाले तथ्य रेस जस्टिस से संबंधित? ध्यान रखना, सेक्शन 6 में रेस जस्टिस वर्ड नहीं दे रखा है, लेकिन ये रेस जस्टिस जैसी है, इसलिए इसको रेस जस्टिस कहते हैं। सेक्शन 6। फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत उपधारणा का अर्थ है, परजेम्पशन का मतलब एक तथ्य जिसे सिद्ध किया जाना चाहिए।
एक तथ्य जिसे न्यायालय सत्य मान सकता है, एक तथ्य जिसे सत्य असंभव है, और एक तथ्य जो मामले में क्या है, विसंगत। उपधारणा क्या होती है? देखो, दो फैक्ट होता है, एक फैक्ट के आधार पर दूसरे फैक्ट का क्या करना, अनुमान करना। यानी एक चीज को देख करके दूसरी चीज का अनुमान करना क्या है, क्या है, उपधारणा। यानी दो फैक्ट होते हैं, प्राइमरी फैक्ट और सेकेंडरी फैक्ट। आपको एक बात बताऊं, वहां धुआं उठता दिख रहा है बहुत सारा, तो आप क्या सोचोगे? तो दूसरा तो दिखा ही नहीं आपको, आपको तो क्या दिखा है, एक तथ्य दिखा है। कौन सा? धुआं। और आपने क्या अनुमान किया? आग लग गई। इसको हम क्या बोलते हैं, परजेम्पशन होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? दो, जिसे न्यायालय क्या कर सकता है, सत्य मान सकता है। फिर आइए नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत दीवानी मामलों में चरित्र का साक्ष्य आमतौर पर कब प्रसाद सिंह होता है? हमेशा, कभी नहीं, केवल तभी जब क्षतिपूर्ति की राशि को प्रभावित करता है, केवल तभी जब चरित्र स्वयं विवादक तथ्य हो। अब बेटा यहां बेस्ट आंसर चार्ट बनाया आपको, चार होगा, क्योंकि यहां तो हमेशा, और नुकसानी में जरूरी नहीं है कि हमेशा चरित्र का साक्ष्य दिया जाए। आगे बात समझ में, इसीलिए ये क्वेश्चन डाला कि भाई कम से कम आपको ये पता हो कि दो क्वेश्चन के उत्तर सही हैं, तो बेस्ट आंसर आपको ढूंढना होता है। अनुमान यही होना चाहिए कि भाई इसमें क्षतिपूर्ति की राशि में चरित्र हमेशा देना जरूरी है क्या? लेकिन जहां विवादक हो वहां चरित्र का साक्ष्य हमेशा दिया जाएगा। तो उत्तर क्या होगा? चार नाम। अगर यहां ए और बी और दे देते मान लो लास्ट में, तो फिर वो हो जाता, क्योंकि दोनों उत्तर है। लेकिन जब दोनों उत्तरों को ऑप्शन में दिया है, तब आपको बेस्ट उत्तर का देना है। फिर देखिए, भारतीय न्याय संहिता 2023 आपराधिक कानून को किन प्रावधानों को शामिल करके आधुनिक बनाने का लक्ष्य किया गया है? साइबर अपराध और संगठित अपराध, सेकंड को अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क। बाकी तो ये पुराने में थे सारे। भारतीय न्याय संहिता 2023 में झूठों वादों से संबंधित कौन सा नया अपराध सम्मिलित किया गया है? प्रतिरूपण, सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन ऑफ वुमेन बाय डिफरेंट मीन्स, मिथ्या जानकारी और ऑनलाइन धोखाधड़ी। ऑप्शन टू, धोखे से महिलाओं से यौन शोषण कर। पहले सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, जैसे मान लो कोई व्यक्ति ने किसी महिला को ये वचन दिया कि भाई मैं तुमसे शादी करूंगा, और उसके साथ रिलेशन बनाए, तो ये बात कोई अपराध है या नहीं है, रेप का अपराध? तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या था, ये देखा जाता कि भाई जिस दिन पहली बार रिलेशन बनाया, उस दिन अगर उसने ये बात कही, किस बात को, कि भाई मैं तुमसे शादी करूंगा इसलिए आप मेरा साथ रिलेशन बनाओ, तो वो रेप है। लेकिन रिलेशन पहले से चल रहे हैं और बाद में अगर वो ये बात होती है, तो फिर वो रेप का अपराध नहीं होगा। इसलिए इस बात को इन्होंने क्लियर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन को इसमें, है ना। फिर आता है भारतीय न्याय संहिता, सॉरी, क्या बीएनएस 2023 राजद्रोह के अपराध को समाप्त करने का प्रस्ताव करती है? कहां पर? 152, है ना। नो, इट इज सेकंड ऑप्शन, है ना। भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 यौन अपराधों के पीड़ित के बयानों को रिकॉर्ड करने के लिए तकनीक के उपयोग की अनिवार्यता करती है। ऑडियो रिकॉर्डिंग की, वीडियो रिकॉर्डिंग की, लिखित बयान, पुलिस का मौखिक बयान, वीडियो रिकॉर्डिंग।
भाई वैसे तो ऑडियो वीडियो दोनों है, लेकिन बेस्ट क्या है? वीडियो। तो उत्तर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन। और अगर तीसरे ऑप्शन में ए और बी दोनों दे देता तो? फिर आता है, क्या बीएनएस 2023 कुछ अपराधों की अनुपस्थिति में परीक्षण की अनुमति देता है? हाँ, सभी अपराधों के लिए। नहीं, कभी नहीं। हाँ, विशिष्ट अपराधों में उद्घोषित अपराधियों के लिए, और केवल छोटे अपराध। अभियुक्त की अनुपस्थिति में प्रोसेस करने का राइट दिया हुआ है। तो कहां पर? तीन। ऑप्शन कौन सा होगा? तीन। मैंने आपको बताया ना कि बाकी सब तो पूछेगा पुरानी से, जो नए प्रोविजन है वो नई से पूछे। अगर सेक्शन सुक्शन में भी अगर दिक्कत आ रही हो, अभी भी कोर्स पूरा नहीं हो रहा हो, लेकिन नए प्रोविजंस जो मैंने आपको अंडरलाइन करवाए हैं क्लास में, उनको जरूर पढ़ करके जाए। बीएनएस 2023 द्वारा निर्धारित आपराधिक मामलों में जांच पूरी करने की अधिकतम अवधि कितनी दी है? 180 दिन दी है। ऑप्शन 3। भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रगति के कारण साक्ष्य के किस रूप पर अधिक जोर दिया गया? मौखिक पर, दस्तावेजी, अनुश्रुति या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य? इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है ना। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य में पहले प्राइमरी एविडेंस क्या था? कि मैंने कोई फोटो खींची है मेरे मोबाइल पर, ये प्राइमरी एविडेंस है। अगर मैंने इसको फॉरवर्ड किया है तो भी प्राइमरी एविडेंस है। ओरिजिनल को मैंने अगर आपको फॉरवर्ड किया है, आपके फोन में है, तो भी ये ओरिजिनल है। हाँ हाँ। वो जो 65A का बनाया था, उससे जस्ट पहले यही बनाया है। प्राइमरी एविडेंस कौन सा होगा? है ना। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत साक्ष्य की स्वीकार्यता का निर्णय करने के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? एडमिशनेबिलिटी कौन तय करता है? कोर्ट। तो 3 नंबर। क्या बीएसए 2023 डिजिटल हस्ताक्षरों को साबित करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है? हाँ, नहीं, न तो सरल बनाती है और नहीं कठिन। और प्रावधान पहले के समान ही है। तो क्या कर रहा है? यस। हाँ। सीपीसी 1908 के तहत अभिवचन की अवधारणा क्या है? दोनों चीजें, लिखित कथन और वाद पत्र, है ना। ऑप्शन नंबर 2। सीपीसी 1908 के तहत एक दीवानी मुकदमे में प्रश्न पत्र का क्या उत्तर होता है? सॉरी, इंट्रोगेटरीज का क्या मतलब होता है? देखो मेरी बात समझो। सीपीसी में क्या होता है? सीपीसी की प्रोसेस क्या होती है? कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आप कोर्ट में क्या लेके जाते हो? वाद पत्र। ठीक। कौन से सेक्शन में? ऑर्डर में। ऑर्डर। हाँ। ठीक। ऑर्डर 7, रूल 9 क्या कह रहा है? कि भाई कोर्ट को लगता है कि आपका वाद पत्र चलने लायक है, तो वो क्या करेगा? उसे एक्सेप्ट कर लेगा और आपसे ये कहेगा कि भाई जितने प्रतिवादी हैं उतनी कॉपियां आप दे दीजिए, और उसे दर्ज कर लेगा। ठीक। दर्ज करने के बाद में वाद पत्र की कॉपी और उसके साथ में तलबाना, यानी कोर्ट की फीस, सम्मन की फीस, ये अक्यूज जमा कराता है। कौन? वादी। फिर प्रतिवादी आता है ऑर्डर 8 रूल 1 में अपना जवाब लेकर के।
दोनों का जवाब लेकर के आने का प्रावधान कहाँ दिया हुआ है? ऑर्डर 9 में दिया हुआ है। ऑर्डर 9 के बाद में ऑर्डर 10 में परीक्षा करता है कौन? एग्जामिनर, कोर्ट, कि भाई क्या मामला है, दोनों पक्षों से क्या करता है, पूछता है। या ऑर्डर 10 रूल फर्स्ट ए में वो सबसे पहले तो कोशिश करेगा कि एडीआर में भेजे, और एडीआर में नहीं भेजता तो मामले को निपटारेगी। अब उसको लग रहा है कि उनसे जो परीक्षा कर रहे हैं उसमें बहुत कुछ बातें बाहर आ रही है। वो कह रहा है साहब इससे पूछो, वो कह साहब इससे पूछो। तो ऐसी कंडीशंस में वो पक्षकारों को ये कहता है कि आपकी जो जो दिक्कत है मैं ठाला नहीं हूं, लिख करके लियो। इसको बोलते हैं इंट्रोगेटरीज या परिपर्स। आगे बात समझो, इसको क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटरीज या परिपर्शन। और उद्देश्य क्या है? सामने वाली बात को खोज निकालना कि वो चाहता है क्या है। तो ऑप्शन नंबर 2। फिर आता है क्या वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के माध्यम से विवादों के निपटान की अनुमति देता है? अभी देख लिया अपन ने कि पहली ड्यूटी क्या है। ऑर्डर 10 रूल फर्स्ट में कोर्ट की ड्यूटी है कि उसे एडीआर में भेजना पहले, और नहीं आ रहा है तो ट्रायल होगी। नहीं तो ऑप्शन नंबर, यस इट इज मैंडेट एडीआर, नो इट इज अलाउड टू कोर्ट ट्रायल, इट इज एनकरेज एंड द फैसिलिटीज ऑफ द एडीआर। तो एडीआर मैंडेटरी नहीं है, वो तो केवल क्या करेगा, कोर्ट की ड्यूटी है प्रोत्साहित करेगा। तो कौन सा उत्तर होगा? 3 होगा। मैंडेटरी नहीं है ना। भाई सामने वाला मानने, ये जरूरी थोड़ी है कि हर मामले को एडीआर को भेजेगा। वो तो एनकरेज करेगा कि भाई अपना मामला एडीआर से निपटवा लो। और अगर वो मान गया तब तो ठीक है, नहीं माना तो ट्रायल करेगा। तो कहां पर है? ऑप्शन नंबर 3। फिर देखिए 25 नंबर। भारतीय संविदा अधिनियम के तहत एक करार कानून द्वारा परिवर्तनीय कब बन जाता है? लिखित होना चाहिए, कान दायित्व पैदा होना चाहिए, पंजीकृत होना चाहिए, गवाह होने चाहिए। कब होती है? एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो लीगल ऑब्लिगेशंस आ जाते हैं वैसे ही। तो ऑप्शन नंबर 3 है, सॉरी 2। भारतीय संविदा अधिनियम के तहत एक संविदा पर तथ्य की गलती का कानून में क्या प्रभाव है? तहत एक संविदा में तथ्य की गलती का कानून पर क्या प्रभाव है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट। संविदा शून्य होती। 2 नंबर, प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य होता। बाकी तो एक्सेप्शन है, लेकिन प्राइमा बेसिक प्रिंसिपल क्या है? शून्य होता है। 27 का उत्तर होगा 2, ऑप्शन नंबर 2। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1872 के तहत वाद लंबित का यानी लिस्ट पेंडेंसी का अर्थ क्या है? कि जब मामला चल रहा हो तो संपत्ति का अंतरण नहीं किया जाएगा, है ना। तो अंतरण के संबंध में है ऑप्शन नंबर 2। देखो बंधक भी एक अंतरण है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 आएगा, किसी प्रकार का अंतरण नहीं। बेटे लंबित मुकदमा हो गया, ये तो यही है। और इसमें क्या नहीं करेंगे, वो एक्सप्लेन कर। फिर निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत एक सशर्त अंतरण है? पूर्ण विक्रय, बिना किसी शर्त के दान, एक शर्त के साथ बंधक की चुनौती की संपत्ति वापस आ जाएगी, और साधारण पट्टा। क्या होता है? ऑप्शन नंबर, देखो समझना,
मैंने अपनी प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट, संपत्ति में कोई हित आपको क्या किया है, अंतरित किया है। मैंने आपको संपत्ति में कोई हित क्या किया है, इंटरेस्ट को, किसके बदले में, उधार लिए गए धन या किसी धन संबंधी दायित्व के बदले। इसको हम क्या बोलते हैं, मोर्गेज। यानी मैंने मकान आपको दिया और पैसे ले लिए, दिस इज मोर्गेज, बंधक। अगर ये चल संपत्ति होती तो इसको हम बोलते हैं प्लेस, और ये चल है इसलिए ये क्या हो गया, मोर्गेज। तो पहला बंधक कौन सा होता है, पहले तो बंधक की परिभाषा आ गई। कहां दे रखे बंधक की परिभाषा, सेक्शन 58 के फर्स्ट में दे रखी है, ध्यान रखें। और फिर उसके बाद में दूसरी में दे रखी है क्या, सादा बंधक। बहुत पूछा जाता है सादा बंधक कौन सी धारा में डिफाइन किया गया, 48, 58, फर्स्ट, सेकंड। और हमें क्या लगता है कि परिभाषा तो पहले दे रखी है, ये पहला ही है, तो ये दूसरे नंबर पे है ना। फर्स्ट नंबर पर क्या है, परिभाषा। साधारण बंधक में क्या होता है कि मैं आपको प्रॉपर्टी नहीं देता, मैं आपको प्रॉपर्टी नहीं देता, न उसके कागज देता, न कंजेशन देता, मैं केवल पर्सनल लाइबिलिटी लेता। जैसे मैंने आपको डीड बनाई कि भाई मैंने आपसे ₹1,00,000 उधार लिए, और मैंने कहा कि भाई मेरा मकान वो है, अगर मैं ₹1,00,000 नहीं दे पाऊं तो उस मकान को बेच करके आप पैसे ले लेना। इसको बोलते हैं क्या, सिंपल मॉर्गेज। यानी न तो प्रॉपर्टी दी जाती है, न उसके कागज दिए जाते, केवल जो विलेख है उसमें सिक्योरिटी के रूप में उस प्रॉपर्टी को क्लोज डाल दिया जाता है। इसको बोलते हैं साधारण बंधक। ठीक। दूसरा होता है सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, जो हम पढ़ रहे हैं। ध्यान रखना, इसमें बंधक नहीं होता, इसमें जो होता है वो होता है विक्रय। क्या होता है, सेल होती है। मेन तो क्या होता है इसमें, सेल होता है, लेकिन शर्त डालने के कारण ये सेल बंधक हो जाता है। क्या, विक्रय में, कि भाई मैं 2 वर्ष में पैसे दे दूंगा तो ये मकान मैं वापस ले लूंगा, अदरवाइज सेल कंप्लीट हो जाए। तो पहली चीज क्या हुई है, सेल हुई है, और ये इसलिए इसको बोलते हैं सशर्त अंतरण। ठीक है। तीसरा, चौथा, चौथा कौन सा होता है, भोग बंधक। चौथा कौन सा होता है, भोग, अंग्रेजी बंधक, सॉरी। तीसरा हो गया ना, हाँ चौथे में भोग बंधक। भोग बंधक में प्रॉपर्टी को क्या कर दिया जाता है, सामने वाले को दे दिया जाता है, और उससे ये कहा जाता है इससे जो भी आए उससे तू अपना किराया और ब्याज दोनों भरता रहे, या ब्याज ब्याज भरता रहे, बाद में किराया दे दे, वो मूल राशि दे दे। फिर आता है अंग्रेजी बंधक। अंग्रेजी बंधक में विक्रय नहीं होता है, बंधक ही होता है। इसमें क्या होता है, सामने वाले को प्रॉपर्टी का पोजीशन दे दिया जाता है, और एक टाइम फिक्स कर दिया जाता है, 2 साल में पैसे दे करके मैं मेरी प्रॉपर्टी को छुड़वा लूंगा। इसको बोलते हैं अंग्रेजी बंधक। ठीक। और फिर होता है हक विलेख के निक्षेप, जिसको बोलते हैं इक्विटेबल। सामयिक बंधक कई बार पूछ लिया जाता है, इक्विटेबल। इसमें क्या होता है, केवल दस्तावेज दिए प्रॉपर्टी के और लोन ले लिया। जो बैंक वाले लोन होते हैं वो सारे इक्विटेबल मॉर्गेज होता है। इसको हम बोलते हैं हक विलेख के निक्षेप द्वारा बंधक। और जो इन सब में नहीं आता उसको बोलते हैं विलक्षण बंधक। होता है हर परिवार में एक आइटम ऐसा होता है जो पूरे परिवार से डिफरेंट होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, विलक्षण बंधक। जो घर वालों में मैच नहीं कर रहा उसको। तो कहाँ थे हम, 29। फिर देखिए 30, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के तहत दृश्यमान स्वामी की उपधारणा क्या है। क्या बेटा,
हाँ, 49 का उत्तर 3 होगा। एक शर्त के साथ बंदर की चुनौती से संपत्ति वापस आ सकती है ना। पूर्ण विक्रय नहीं होता, मैंने कहा था होता तो सेल है, लेकिन शर्त हो गई इसलिए पूर्ण विक्रय नहीं है। भिन्न दान नहीं होता है, विक्रय होता है। और साधारण पट्टा नहीं होता, तो ऑप्शन कौन सा बच गया? संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के तहत दृश्यमान स्वामी की अवधारणा क्या कहती है? संपत्ति का वास्तविक स्वामी, व्यक्ति जो वास्तविक स्वामित्व की सहमति से स्वामी जैसा क्या हो रहा है, अवैध रूप से संपत्ति पर कब्जा कर लिया, या न्याय संपत्ति रखने वाला व्यक्ति, तो कौन सा होगा? 2 नंबर। फिर 31, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? किशोर अपराधियों को कड़ी सजा देना है क्या? कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की देखभाल, संरक्षकता की आवश्यकता वाले बच्चों का संरक्षण, उपवास, विकास, सामाजिक पुनर्मिलन का प्रावधान करना, सभी किशोर मामलों को वयस्क अदालतों में स्थानांतरित करना, और बच्चों का स्थानांतरण का ध्यान केंद्रित करना, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2। किशोर न्याय अधिनियम के तहत गठित किशोर न्याय बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, जिसको हम बोलते हैं पीएम, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट। कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए? 3 साल का। पंजीकरण अधिनियम में किस दस्तावेज का अनिवार्य रूप से पंजीकरण किया जाना चाहिए? 1 वर्ष से अधिक का अचल संपत्ति का पट्टा, वचन पत्र, चल संपत्ति विक्रय करार, एकल लेन देन के लिए मुक्तारनामा। 1 नंबर, है ना। अभी अपन ने 17 और 18 पढ़ा है कल परसों, है ना। पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकृत किए जाने वाले दस्तावेजों को पंजीकृत न करने का प्राथमिक परिणाम क्या है? दस्तावेज अवैध हो जाएगा। दस्तावेज ऐसी संपत्ति को प्रभावित करने वाले लेन देन के साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपराधिक का सामना करना पड़ेगा। दस्तावेजों के विकल्प पर शून्य करने हो जाएगा। क्या होगा? सेकंड नंबर, साक्ष्य में उपयोग नहीं। फिर आता है हिंदू कानून के तहत सहदायगी की अवधारणा क्या है? विवाह से संबंधित व्यक्तियों का एक समूह, व्यक्तियों का एक निकाय, आमतौर पर पुरुष जो जन्म से संयुक्त पारिवारिक संपत्ति में रुचि प्राप्त करते हैं, एक सामान्य धार्मिक विश्वास साझा करने वाले लोगों का एक समूह, और एक साझेदारी फर्म। कौन आएगा? संयुक्त परिवार में रुचि रखते हैं वो, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार सहसाई संपत्ति में बेटी के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना। एक बेटी सहदाई की संपत्ति में अधिकार नहीं रखती, बेटे की तरह अधिकार रखेगी। बेटी तभी रखेगी जब कोई पुरुष वारिस ना हो। बेटी केवल तभी जब पिता की मृत्यु के बाद सहदाई की संपत्ति पर क्या कर सकती है? दावा कर सकती है। तो उत्तर क्या होगा? 2। मेहर क्या होता है? पत्नी जो विवाह के बदले प्राप्त करती है, तो ऑप्शन नंबर 2। मोमडन कानून में इद्दत की अवधारणा क्या है? एक विवाह के टूटने और दूसरे विवाह के बीच में इंतजार की अवधि को हम क्या बोलते हैं? इद्दत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2। फिर राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 का प्रारंभिक उद्देश्य क्या है? मकान मालिक को आसानी से किराएदारों को बेदखल करने की अनुमति देना। राजस्थान किराएदारों को किराए और बेदखली को विनियमित करना। नए किराए की संपत्तियों के निर्माण को बढ़ावा देना। किराया नियंत्रण अवधारणा को समाप्त करना। बेदखली को विनियमित करना। किराएदारों को किराए और बेदखली को क्या करना? तो उत्तर नंबर
ऑप्शन नंबर सेकंड। राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 के तहत एक मकान मालिक बेदखली के लिए सीधे दीवानी अदालत में जा सकता है। जा सकता है क्या? नहीं। क्योंकि 19। राजस्थान आबकारी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि राजस्व ऑप्शन नंबर टू, राजस्थान में मादक खाद्य और पदार्थों को आयात निर्यात परिवहन निर्माण बिक्री और कब्जे से संबंधित कानून को समेकन और संशोधित कर। राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के तहत आबकारी मामलों के प्रशासन के लिए कौन दायी होता है? आबकारी आयुक्त कहाँ बैठता है? उदयपुर। परिसीमा अधिनियम 1963 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टू डिफाइन क्रिमिनल ऑफेंस, वह अवधि के तय करना जिसके भीतर एक कानूनी कार्रवाई या मुकदमा शुरू किया जा सकता है, संपत्ति अंतरण को विनियमित करना और साक्ष्य के नियम प्रदान करना। परिसीमा का 2 नंबर है ना, ऑप्शन नंबर टू। यदि परिसीमा निर्धारित अवधि के इस बाद में एक वाद दायर किया जाता तो उसका परिणाम क्या होगा? वाद को खारिज कर देगा, वो सेक्शन 5 अप्लाई नहीं होता है ना। विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के तहत अनुबंध विशिष्ट पालन कब किया जा सकता है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मौद्रिक मुआवजा एक पर्याप्त उपचार हो, जब अनुबंध चल संपत्ति से संबंधित हो, जब मौद्रिक मुआवजा अपर्याप्त उपचार नहीं हो, केवल तभी जब अनुगत व्यक्तिगत सेवा से संबंधित है बेटा। ये क्योंकि उसके संबंध में है। अचल संपत्ति पे तो ये लागू नहीं होता, चल संपत्ति पर है ना, तो इसका ऑप्शन 3 नंबर। विशिष्ट अनुतोष अधिनियम मुख्य रूप से किस प्रकार के अनुतोष से संबंधित था? तो ध्यान रखना कहां दे रखा है, केवल ये सिविल विधि पर लागू होता है, सेक्शन 4 में दे रखा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2। माल की बिक्री अधिनियम 1930 के तहत बिक्री और बेचने के लिए करार के बीच में प्राथमिक अंतर क्या होगा? कि पहला, कोई अंतर नहीं, समान है। बिक्री में माल संपत्ति तुरंत अंतरित हो जाती है, बेचने के लिए करार और भविष्य में किसी शर्त की पूर्ति पर अंतरित हो तो उसको क्या बोलते हैं? करार। तो ऑप्शन नंबर 2। माल की बिक्री अधिनियम 1963 के तहत निहित वारंटी क्या होती है? इम्प्लाइड वारंटी। विक्रेता स्पष्ट रूप से बताई गई वारंटी है तो एक्सप्रेस हो गई। एक वारंटी जिसे कानून द्वारा बिक्री के अनुबंध में मौजूद माना जाता है भले ही स्पष्ट रूप से नहीं किया गया हो। वारंटी जो केवल विनिर्माण दोषों को कवर करती है, केवल निर्माता द्वारा वारंटी और विक्रेता द्वारा। तो ऑप्शन क्या होगा? 2 नंबर। 48 का ऑप्शन क्या होगा? 2 नंबर। भागीदारी अधिनियम 1932 के तहत भागीदारी की आवश्यक विशेषता क्या होती है? एकल स्वामी व्यवसाय परिस्थिति से नहीं आता, कंपनी से भी नहीं आएगा, संगठन से भी नहीं आएगा। क्या आएगा? मैंने कहा था कि मैंने और आपने तय किया कि सुबह रिक्शा लाएंगे शाम तक चलाएंगे और बांटेंगे, दिस इज पार्टनरशिप। वो सारे कंटेंट इसी सेकंड में। उन व्यक्तियों का बीच का संबंध जिन्होंने किसी एक द्वारा कार्य करते हुए चलाए गए व्यवसाय में लाभों का साझा करने की सहमति क्या की है? व्यक्त की। क्या भारतीय भागीदारी अधिनियम 1972 के तहत एक भागीदारी फर्म का पंजीयन अनिवार्य है? अनिवार्य नहीं है, केवल वैकल्पिक है। नहीं कराने के परिणाम हो सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि ये वो हो, है ना, अनिवार्य नहीं है। 69 में है ना कि अभी तो कल ही तो पढ़ा है नहीं कराने का परिणाम। तो
मैंडेटरी तो नहीं है, नहीं कराओगे तो ये परिणाम आएंगे जो सेक्शन 69 में दे रखे हैं, है ना। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सरकारी नियोजन को विनियमित करना, राजस्थान में भू राजस्व राजस्व अधिकारी की नियुक्ति और राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया संबंधी कानून को समेकन और संशोधित करना, औद्योगिक विकास और विभिन्न संसाधनों का विकास। तो ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम से 1956 में एक जिले में सर्वोच्च राज्य प्राधिकारी कौन होता है? जिले का, स्टेट का नहीं पूछा है, जिले का पूछा है। वो इज द डिस्ट्रिक्ट। सबने राजस्व बोर्ड कर रखा होगा। तो मैंने कहा था ना आपको कि पढ़ना क्या है, पूरा क्वेश्चन का उत्तर पढ़ना है। पढ़ना क्या था? आपने तो ऊंचा पढ़ा और सीधा राजस्व बोर्ड पर आ गए। क्वेश्चन क्या था? जिले में कौन सा है? तो जिले में तो कलेक्टर होगा ना, ये तो राज्य का है, तो उत्तर क्या होगा? कलेक्टर। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको क्या करना है। अब ये वो क्वेश्चन है जो आपको आता है, फिर आप गलत कर रहे हो। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम अधिनियम के तहत प्रकाशित प्रक्रम में लिखित नहीं वचन पत्र है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक भी है और डाक आदेश नहीं है, पोस्टल ऑर्डर नहीं है। तो पोस्टल ऑर्डर पे पोस्टल ऑर्डर अधिनियम लागू होता है ना, डाक अधिनियम। 4। फिर देखिए नेक्स्ट, प्रक्रम में लिखित अधिनियम 1881 के तहत एक चेक के गैर भुगतान द्वारा अनादर क्या है? जब आहारिक बैंक चेक की राशि का भुगतान प्रस्तुत करने से क्या करता है? इनकार करता है। 2 नंबर, 54 में 2 नंबर। फिर देखिए, राजस्थान न्याय शुल्क और वाद मूल्यांकन 1961 का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई फीस निर्धारित करना और वादों का मूल्यांकन तय करना। न्यायाधीशों की नियुक्ति से कोई लेना देना है? विभिन्न न्यायालयों की परिभाषा देना है? अपराधों के परीक्षण का प्रावधान कुछ भी नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर 1। क्या न्यायालय शुल्क के उद्देश्य में एक वाद का उचित मूल्यांकन नहीं किया जाता है तो इसका परिणाम क्या हो सकता है? तुरंत खारिज कर दिया जाएगा या परमिशन दी जाएगी? ऑर्डर 7 रूल 11 में क्या है कि जहां वाद का मूल्यांकन कम किया गया है या कोर्ट फीस कम लगाई गई है तो उसे टाइम दिया जाएगा, और अगर टाइम देने के बाद भी नहीं देता है तो खारिज किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के तहत क्या कोई अदालत मृत्युदंड, आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के किसी अपराधी को परिवीक्षा पर रिहा कर सकती है? नहीं, हाँ, नहीं, कभी नहीं, हाँ लेकिन पीड़ित की सहमति से। कौन से मामलों में? अदालत के विवेक के निर्भर और परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन आमतौर पर अपराधों में नहीं। क्या ऑप्शन होगा? 2, कभी नहीं दिया जाता। मृत्यु और आजीवन कारावास से मामला। फिर नेक्स्ट देखिए, घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत राहत के लिए आवेदन कौन कर सकता है? व्यथित व्यक्ति स्वयं, पुरुष, व्यथित व्यक्ति और अन्य व्यक्ति, या केवल पुलिस अधिकारी? कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ऑप्शन नंबर 3। क्या महिला अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1886 इंटरनेट पर महिलाओं के अशिष्ट रूपण पर लागू होता है? नो। यह केवल प्रिंट मीडिया पर लागू होता है? हाँ। इलेक्ट्रॉनिक रूपों को भी समावेश किया है, केवल
सामग्री भारत में होस्ट करती है, ये मामले पर क्या है, मौन। तो क्या होगा, 2 नंबर। इलेक्ट्रॉनिक रूपों पर भी क्या होता है, ये लागू। अब देखो सीमेंट का विज्ञापन आता है, जिसमें एक महिला छोटे कपड़े पहन के और यूं तगारी लेकर के आ रही है। तो किस लेवल से वो दिखा रहे हैं कि ये महिला क्या है, लेबर है, ठेकेदार है, नहीं, कॉन्ट्रैक्टर है, कारीगर है, नहीं। फिर देखिए, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2000 तहत 13 के तहत नियोक्ता किसे माना जाएगा, संगठन का मालिक, कार्यस्थल का प्रबंधक, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के जिम्मेदार कोई व्यक्ति, केवल मानव संसाधन प्रबंधक, केवल विभाग का प्रमुख। ऑप्शन नंबर 2। यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण पोस्को एक्ट 2000 पालक में पुलिस बाल पीड़ित के बयान दर्ज करने के संबंध में क्या प्रावधान किया है, आरोपी की उपस्थिति में दर्ज करेगा, सही है क्या, पसंद के स्थान पर दर्ज करेगा और महिला पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा, सही है गलत है, अदालत परिषद के भीतर दर्ज किया जाएगा, बयान दर्ज करने के बच्चा की उपस्थिति क्या है, वर्जित है। तो ऑप्शन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मामला संविधान संशोधन से संबंधित नहीं है, शंकरी प्रसाद है, सज्जन सिंह है, गोलकनाथ है, मेनका गांधी का नहीं है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से संबंधित है। तो उत्तर होगा 4। यूपी बनाम नवाब हुसैन किससे संबंधित है, कंस्ट्रक्टिव प्रांग न्याय से संबंधित, यानी कौन सा, कंस्ट्रक्टिव प्रांग न्याय, जिसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव रेजुडिकेटा को क्या बोलते हैं, वो आणविक प्रांग न्याय का सिद्धांत है ना। इसमें क्या होता है कि भाई किसी बात को आप किसी मामले में या तो आक्रमण का या प्रतिरक्षा का आधार बना सकते थे, बनाया नहीं है। तो इसमें क्या था, ये पुलिस वाला था और एडिशनल एस कांस्टेबल था, एडिशनल एसपी ने इसे सस्पेंड कर दिया, इसने केस किया, तो इसको जो सस्पेंड किया, इसको हटा दिया, उसको कोर्ट ने सही मान लिया। फिर ये दोबारा से केस करता है, साहब मेरी एक बात याद आई, वो कहा क्या, वो कहा एडिशनल एसपी जब मेरे को अपॉइंट नहीं करता तो मेरे को हटा कैसे सकता है, मेरी अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन सी है, कौन है, एसपी। तो ये कैसे हटा सकता है, तो कहा पहले कहा गए थे, वो कहा ये बात तो पहले बतानी चाहिए, तो वो कहा भूल गया, तो वो भूल गया, तो ये दोबारा से नया वाद नहीं ला सकते। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव रेजुडिकेटा। और ये किसके संबंध में, 3, ऑप्शन नंबर 3, कंस्ट्रक्टिव रेजुडिकेटा। फिर आता है नेक्स्ट, सामान्य हास्य और सामान्य सिमिलर इंटेंशन में प्रतिष्ठित केस कौन सा है, महमूद शाह वर्सेज एम्परर। ऑप्शन नंबर 2। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता 91 के अधीन व्यक्ति शब्द में अभियुक्त शामिल नहीं है, ओम प्रकाश शर्मा वर्सेज सीबीआई 2000 के केस। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता 125 में वेद पुत्री के पास पर्याप्त और स्वतंत्र साधन है तो अपने माता पिता के लिए जिम्मेदार है, कौन सा, ऑप्शन नंबर 2, विजय मनोहर भट्ट, दूधनाथ पांडे, उत्तर प्रदेश राज्य का वाद संबंधित है, प्लिया ऑफ एलेबी।
निम्न में किस वाद में मृत्युकाली घोषणा को अस्वीकृत किया गया है, जो मजिस्ट्रेट द्वारा विलिखित की गई थी, किंतु घोषणा करने वाले ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? स्टेट ऑफ यूपी शीशपाल सिंह। सामान्य प्रस्ताव यदि प्रस्तावक द्वारा आवश्यक ना हो तो प्रतिग्रहण की सूचना देने के लिए कोई आवश्यकता नहीं। निम्नलिखित में से किस मामले में निर्णय दिया गया? भाई देखो, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या जरूरी है कि भाई एक व्यक्ति के मन में कोई बात आ, जब तक किसी के मन में कुछ नहीं है तब तक तो कुछ नहीं होता। तो जैसे मान लो मेरा मन कर रहा है कि मैं मेरी या मोबाइल बेचना चाहता हूँ, रोज सोचता हूँ कि यार इसको बेच देता हूँ, फिर मैं कहा, आज देख लेता हूँ कल बेचेंगे। फिर मेरा मन किया चलो आज। मैंने विक्रम को कहा कि विक्रम, मैं मेरा फोन बेचना चाहता हूं। यानी मैंने मेरी इच्छा किसको दी? विक्रम को इस हादसे से संज्ञापित की कि ये क्या करे, इस मेरी इच्छा के बारे में सहमति दे। क्या हाँ सर, खरीद लूं। मैं मेरा फोन 10,000 रुपए में बेचना चाहता हूं। मैंने अपनी इच्छा किसको दी? विक्रम को दी। इसको क्या बोलते हैं? प्रस्ताव। ठीक। लेकिन कब प्रस्ताव इसको संसूचित हो जाए? भाई मेरे मन में ही आ रही है यार विक्रम खरीद ले तो विक्रम खरीद लेगा क्या? मेरा मन पढ़ लेगा क्या? तो ऐसी कंडीशन में तो ये हो गया प्रस्ताव, समझ गए? अब उसके बाद में विक्रम कहता है ठीक है सर, 2 दिन का टाइम दो, सोच के बताता हूँ खरीदना है कि नहीं, 2 दिन और देखो आप ठीक है। 2 दिन बाद में विक्रम ने अंकित से बोला कि सर को बोल देना कि मैं फोन खरीद लूं। अंकित ने मेरे को आकर के बताया ही नहीं। अंकित ने मेरे को आकर के बताया ही नहीं कि इसने, नहीं, मैंने फिर और किसी को बेच दी। फिर ये कहता है कि सर आप तो मेरे को बेच रहे थे। मैंने कहा यार, मैंने प्रस्ताव तो किया लेकिन मेरे पास स्वीकृति की सूचना नहीं आई, इसलिए मैं, तो जब तक स्वीकृति संसूचित नहीं हो जाती किसको? प्रस्तावक को, तब तक कॉन्ट्रैक्ट करार का निर्माण नहीं होता। तो एक जना प्रस्ताव करता है, दूसरा उसको स्वीकार करता है, तब क्या होती है? तब बनता है क्या? वचन, प्रोमिस। तब क्या बनता है? वचन। वचन जैसे मान लो कि अंकित कहे कि सर चलो आज होटल में खाना खिला के लाता हूं। मैंने कहा ठीक है चल, तो इसने प्रस्ताव किया मैंने, तो ये क्या हो गया? वचन। करार नहीं हुआ। करार के लिए कंसिडरेशन का होना जरूरी है। अब हमारे वाले मामले में कौन सा कंसिडरेशन है? केवल एक ही तरफ से प्रतिफल है, दूसरी तरफ से कोई प्रतिफल नहीं है। अगर करार में क्या है, वचनों में क्या है, प्रतिफल है, कंसिडरेशन है, और दोनों पक्षों की ओर से है, तो ये वचन क्या बनता है? करार, एग्रीमेंट। आगे बात समझ। और अगर ये करार है, अब आप मान लो ये है कि अंकित मगर शाम को 100 ग्राम अफीम लिया, ये कहता है बिल्कुल सर ले आऊंगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई क्या? करार तो हो गया, लेकिन दिस इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, इसलिए ये, तो अगर ये करार विधि द्वारा परिवर्तनीय है, एनफोर्सेबल बाय लॉ, अभी क्वेश्चन आया था ना, विधि द्वारा परिवर्तनीय है, तो ये करार क्या बन जाएगा? समेत। है। अब
विधि द्वारा परिवर्तनीय, है ना। फिर समझना क्या भाई, कब होगा विधि द्वारा परिवर्तनीय? कि सबसे पहले सक्षम पक्षकार होने चाहिए, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों वयस्क और स्वस्थ चित्त होने चाहिए। दूसरी शर्त कि वो कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र सहमति से, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट कब होती है? जब उसमें कोरेशन, इंड इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक यूज नहीं की गई हो, तब वो क्या होता है? स्वतंत्र सहमति से। फिर तीसरा कि विधिपूर्ण प्रतिफल और विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए होना चाहिए, जो कहां दे रखा है? सेक्शन 23 से लेकर के 30 तक दे रखा है ना। और जहां रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, कल ही पढ़ा है ना, वहां उसका 4 महीने में रजिस्ट्रेशन करवा ले। ठीक, तब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? संविदा हो गया, है ना। अब क्वेश्चन क्या था? अब ये कार्लिक कार्बोलिक स्मोक कंपनी ने एक विज्ञापन जारी किया और इसने ये कहा कि भाई कोई भी व्यक्ति हमारी दवा 1 महीने खाएगा तो उसे एन्फ्लुएंजा रोग नहीं होगा। नहीं, तो उसने कहा ठीक है भाई, एक ने 1 महीने गोली खाई लेकिन हो गया उसको कोरोना। रामदेव बाबा ने भी वो गोलियां चला दी थी, घनी बेच दी। नहीं, पता नहीं क्या एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत बिक गई। जिसका जो मन करे वो बेच दिया कोरोना में। है। हाँ, ब्लैक में नहीं पड़ती थी। ठीक है भाई। अब जब उसने केस किया तो उसने कहा कि भाई तूने मेरे को तो बताया ही नहीं कि तू हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर रहा है। तो कोर्ट ने ये कहा कि भाई 2 प्रकार के प्रस्ताव होता है, एक विशिष्ट प्रस्ताव, एक कॉमन। साधारण जनता से होता है वो कॉमन प्रस्ताव होता है, और किसी विशिष्ट व्यक्ति से कर रहा है उसको विशिष्ट प्रस्ताव कहते हैं। विशिष्ट वाला बताएगा, कॉमन वाला तो केवल शर्त को पूरी कर देगा। तो ये मान लिया जाएगा कि उसने आपके प्रस्ताव को क्या कर दिया है? स्वीकृत कर। तो एक केस है कि गोरी मोहम्मद, कौन सा था, केदारनाथ वर्सेस गोरी मोहम्मद। उस केस में क्या है कि वो नौकर को भेजता है, जा ढूंढ ला, नहीं मिलने पर 500 रुपये दूंगा। बाद में जब वो जाता है उसके बाद पकड़ के लाता है कि लो आपका भतीजा। वो कहता है 500 रुपये। तो वो कहा तेरे को पता है क्या? वो अगर नहीं, पता ही नहीं था। तो वो कहा कब पता चला? वो कहा आया तब। तो वो कहा जब प्रस्ताव ही तेरे को पता नहीं है तो स्वीकृति कहां से? समझ गए? तो वो कहता है सामान्य प्रस्ताव को की स्वीकृति संसूचित करना आवश्यक नहीं है, केवल शर्त को पूरी कर देना ही पर्याप्त है। केस का नाम है कार्लिल वर्सेज कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। और ये राम कुमार कुंडू वर्सेज मैकिन का वाद किससे संबंधित है? दृश्यमान स्वामी से संबंधित। ऑस्टनीबल ओनर दृश्यमान स्वामी से संबंधित। तो ये आपका पेपर कंप्लीट हो गया। बस इतना ध्यान रखना, आपके पेपर में